हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हम लोग 6 बजे मिलते हैं। संडे हो या मंडे, हम लोग डेली ये क्लास चल रही है ताकि आपके जो प्रिपरेशन, आपकी जो तैयारी है वो रुके ना, वो कंसिस्टेंटली, वो कंटिन्यूसली, वो बोल सकते हैं, ये चलता रहे। और इसी के लिए हम ये एक जो सेशन है, क्लास है, पीआईबी की क्लास, ये हम डेली लेके आते हैं ताकि आपके हर एक टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी के रिलेवेंट हो, ये आप तक अच्छे से विद कॉन्सेप्ट के साथ में पहुंच सके। और आई होप कि आप अपने साथ में नोटबुक और एक पेन लेके आप बैठ चुके होंगे ताकि अपने नोट्स को आप इजिली, आसानी से आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकें। जो हम क्लास लेते हैं, क्लास तब तक अधूरा होता है जब तक आप क्लास के नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आज भी मेरे पास में 3 से 4 आर्टिकल है। 3 से 4 आर्टिकल आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्री की हम बात करें या फिर यूपीएससी मेंस की हम बात करें, दोनों के लिए ये जो आर्टिकल्स आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम डेली ये बात बोलते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि सर ये तो डेली बात बोल रहे हैं। डेली बोलने से मतलब ये क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को दिमाग में वो चीज़ें फिट कर लेते हैं कि यस, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप कि आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग जस्ट ज्वाइन भी कर रहे हैं। और आप ही का सपोर्ट है, डेली हम कहते हैं, है ना। तो आप ही का सपोर्ट और हमें मिलना चाहिए ताकि और भी ये जो सेशन है और भी ग्रो हो सके। ठीक है, चलिए फिर आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आज का आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल आपका आसियान से है। क्या है आसियान से? अभी आसियान की जो 9वीं मीटिंग्स, लेकिन यहाँ पर 9वीं मीटिंग्स आसियान के नहीं, आसियान की तो है, लेकिन आसियान की मीटिंग्स ना बहुत सारी होती है। एक तो आसियान एक हो गया सिंपल, जो आसियान के जो लीडर्स होते हैं, यानी कि हर एक जो आसियान कंट्री है, अभी इसको मैप पे दिखा देंगे। और हमने ये भी कहा था, और 5 PM जो मैगजीन क्लास है उसमें हमने ये भी कहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसको हम पढ़ाने वाले हैं ताकि आपकी जो तैयारी है आईआर की भी, वो भी वहाँ साथ में हो रही है। और आई होप सो कि आपकी जो एक कवरेज है खासकर, क्योंकि हम मैगजीन को सिर्फ मैगजीन समझ के नहीं पढ़ा रहे हैं। मैगजीन को हम बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं और इसलिए हम पढ़ाते हैं। शाम को 5 बजे क्लास लाइव जोड़ते हैं, अपने डाउट्स को लाइव वहाँ पूछ सकते हैं। और वहाँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको मालूम है कैसे चल रही है ना। बिल्कुल हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप जो लाइव है उस चीज़ मेरे तक नहीं पहुँच रही है अभी जो हम आप ले रहे हैं। देखते हैं क्या है। पहला जो आपका टॉपिक है, पहला जो आर्टिकल है, ये बेसिकली आपका एशियान से है। एशियान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो लेवल मीटिंग होती है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि 2+2 मीटिंग, फाइनेंस प्लस डिफेंस के मिनिस्ट्री जो होते हैं वो मीटिंग करते हैं, द्विपक्षीय या फिर बायलिटरल मीटिंग्स करते हैं। उसी तरीके से इंडिया और एशियान के जो 10 कंट्री है, 10 देश हैं, उनके जो देश के जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स अभी कंडक्ट हुई है, अभी हुई है। तो उसमें एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ, क्या यहाँ वर्ड लिखा हुआ है? बैठक प्लस। तो इसे तो इंग्लिश वाले देख लेते हैं कि मीटिंग्स को क्या बोला गया है। 9th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। आपके दिमाग में चल रहा हो अक्सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि डिफेंस की मीटिंग हुई है एशियान देश के बीच में। लेकिन ये प्लस क्या है? ये प्लस, प्लस यहाँ पर ये है कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2018 के आसपास में पूछा गया था, एशियान से क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया है, थोड़ा बहुत, आप बना लेते हैं। आज वो क्वेश्चन लाए हैं, वो लास्ट में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा हो कि एशियान का जो मेंबर है वो इंडिया तो नहीं है, क्योंकि एशियान का मेंबर होने के लिए आपको साउथ ईस्ट एशियान कंट्री बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। क्या हुआ मतलब? मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है ना वो आता है साउथ, साउथ एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में आता है। और जो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ यानी दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, ये लोग आपस में आए, एक ग्रुप बनाए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसे नाम दिया गया एशियान, है ना। एशियान नाम दिया गया, यानी कि ये वाला एशिया आ गया, ये वाला। अब यहाँ तक तो सही है सब। प्लस का बोल दीजिए, प्लस क्या है? प्लस का मतलब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज, देश हैं, और उस देश में से एक इंडिया भी है। सर चाइना? यस चाइना भी है। सर यूएसए? यस वो भी है। तो यहाँ पर 8 कंट्री ऐसे है, यानी कि 10 हो गए आपके एशियन के, 10 आपके एशियन के हो गए, प्लस 8 जो है ना वो अदर हो गए। तो 8 जो देश है वो आपके दूसरे कंट्री है, उसमें से एक इंडिया है ना। तो यहाँ पर 10 + 8, 18 कंट्री
कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की बोल डिफेंस लेवल की यहाँ मीटिंग कंडक्ट हुई है। ठीक, ये तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम डेप्थ में जाते हैं। मीटिंग हुई, कुछ तो बात निकली होगी ना, कहीं कुछ लोग डिस्कस करते हैं, कहीं कुछ लोग बात करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी बातें निकल के आई होगी, क्योंकि ये मीटिंग्स हुई है तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि हमें रोक लगानी है, प्रोहिबिट करनी है, और कुछ ऐसी बातें जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं एक स्टेप होगा, एक कदम होगा। देखते हैं क्या पॉइंट निकाला गया। बिल्कुल अपने तरीके से टू द पॉइंट लिखते हुए आते हैं क्या, ताकि आपके नोट्स भी सिंपल हो, और जो आपको लिखने है ना बस आप वही लिखो, एक्स्ट्रा लिखने से मतलब कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं एशियन कंट्री, हमें लगता है तो साइड हम और भी हटेंगे क्योंकि आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ये पूरे एशियन की कंट्री है। ये आपका लाओस वियतनाम आपके बगल में है। मैप का जो एक इमेज है ना, मैप का इमेज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जस्ट म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजों को लिंक करते हैं, ताकि आप जब लिंक करते हैं तो याद होता है वो चीजें बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए म्यांमार भी है, और थाईलैंड भी है, लाओस भी है, और इसके ऊपर जो चाइना है, जो ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, तो ये चाइना है, और ये तीनों मिला के, चारों मिला के आप बनाते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ये तो आप बोले कि आप याद कर लिए होंगे, सर ये तो हमें याद हो गया। गोल्डन ट्राइंगल, ओपीएम की खेती होती है, ड्रग्स की सप्लाई होती है, इधर से कहाँ से, तो पूरे म्यांमार मिजोरम से होते हुए ये। और फिर एक उधर गोल्डन क्रेसेंट हो गया, अफगानिस्तान, ईरान और आपका पाकिस्तान, वहां से पंजाब में एंटर करती है ड्रग्स। और इसलिए पंजाब में ड्रग्स के जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक है वो ज्यादा है, और पंजाब में ड्रग्स के केसेस बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, है ना। तो ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ फिलहाल ये देखिए एशियन के 10 कंट्री जो है ना, ये आपके समथिंग कुछ नाम है। इसके जो इधर है ना, यहाँ तक जितने कंट्री है, जो देश है, इसके अगर थोड़ा सा और भी ईस्ट में चले जाए, पूरब में चले जाए, तो पूरब में हमें और भी क्या मिलता है, तो हमें उस कंट्री, कुछ कुछ जो छोटी छोटी द्वीप कंट्री है, देश है, उसे हमने छोटे से मतलब टर्म में बोला गया कि इसको बोले हम लोग क्या, कि फार ईस्ट कंट्रीज, क्योंकि ये साउथ ईस्ट में है ही, लेकिन ईस्ट से भी थोड़ा फार है, दूर है, तो फार ईस्ट कंट्रीज के नाम से जानते हैं। और इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजी भी है, रणनीति भी है, इंडिया की अपनी पॉलिसी है, वन पॉलिसी भी है, किसके लिए, तो फार ईस्ट पॉलिसी के लिए। ये भी आप आईआर में पढ़ेंगे, और ऊपर वाला चाहे तो हम लोग यहीं पर हम लोग इसी पीआईबी क्लास में, क्योंकि ये बिल्कुल ही करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि अभी ये 2 महीने नहीं हुए हैं पीआईबी क्लास के, और कहीं ना कहीं जो शुरुआत से जो क्लास कर रहे हैं, शुरुआत से जो जुड़े हुए हमसे, वो लोग का जो लेवल हो गया, मतलब लेवल कहने मतलब कि वो लोगों की जो कंटेंट और नॉलेज का जो लेवल है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और यकीन मानिए, थोड़ा ट्रस्ट आप थोड़ा कीजिए कि अगर आप इस चीज़ को अभी से लेकर प्रीलिम्स तक में, यानी कि मई तक में आपका एग्जाम है, तो अगर आप सिंसियरली डिसिप्लिन होकर अगर आप कर लेते हैं, तो आपका करेंट अफेयर्स में क्वेश्चंस 90% आपका कैच हो जाएगा, 90%। या कॉमन सेंस तो लगा ही लेंगे, कम से कम कॉमन सेंस लगाएं तो आप पूरा मान चलिए। तो कॉमन सेंस के जरिए और जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसके ऊपर सटीक रहिए, कोई आपको एक्स्ट्रा जाने की नीड नहीं है। बाकी बीच में जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, कैसे करना है, इसको भी हम कभी कोई टिप्स तुम आपको हम देते हैं, तो इसको भी लगाया कीजिए। और यकीन मानिए कि आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2023 का बहुत बेस्ट जाएगा। जो आप लोग सिंसियरिटी जो दिखा रहे हैं, जो डिसिप्लिन दिखा रहे हैं कि 6 बजे, मतलब अगर 6 बजे मुझे खुद सोचिए, जिस टाइम वैसे हम भी लेट से उठते हैं, लेट लतीफ़ हम भी हैं, लेकिन आप लोग क्लास के लिए उठते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने लिए एक क्लैपिंग हो जाए, कमेंट में क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं इस मीटिंग्स में कौन कौन सी बातें निकल के आती है। देखिए इस मीटिंग्स में कुछ पॉइंट्स पे बात फोकस किया गया, और वो सबसे पहला जो पॉइंट था आपका, सीमा पर आतंकवाद, क्योंकि जहां पर इंडिया होगा, जहां पर भारत होगा जिस मीटिंग पे, और डिफेंस की बात है, और डिफेंस की अगर मान के चलिए इकोनॉमिकली कुछ मीटिंग्स होती है, इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक जो दृष्टिकोण से कुछ मीटिंग्स होती, तो उस कंडीशन में आतंकवाद का इशू नहीं होता, ये चलिए फिक्स है। लेकिन यहाँ पर रक्षा के मामले पे है, डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर मीटिंग्स कंडक्ट करवा रहे हैं एशियन कंट्री के, प्लस एशियन मीटिंग प्लस, ठीक है, इन 18 देश। तो यहाँ पर इंडिया और पूरे एशियन कंट्री भी एग्री होते हैं कि हमें सीमा पार आतंकवाद, क्या इसका मतलब हुआ, इनकी एक कंट्री इंडिया है,
तो सीमा पार आतंकवाद कौन सा? पाकिस्तान होगा। एक कंट्री से मान के चलिए चाइना है, ठीक है, चाइना खुद आतंकवाद का गढ़ है, उसको छोड़ दीजिए। एक कंट्री मान चलिए कि वियतनाम है, वियतनाम कभी चाइना से बनता नहीं है, उनका भी रिलेशंस बड़ा बुरा रहता है, ठीक है, दोनों बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में इन दोनों का केस भी चलता रहता है, खासकर जो सी एरियाज है, समुद्री क्षेत्र है, उसको लेकर। तो यहाँ पर जो सीमा पार वहां पे कौन हो गया? तो वियतनाम के लिए चाइना हो गया, है ना। तो चाइना से आतंकवाद, अभी चाइना वाले इसे ट्रांसलेट कर सुनेंगे ना तो बोले कि यार गलत कर रहा है। वो लोग सुनते हैं, वो हिंदी को ट्रांसलेट कर सुनते हैं अपने चाइनीज भाषा में, और वहां पर ये कर ट्रांसलेट हो के जाएगा चिंग चांग चोंग चिंग ऐसे करके। तो कोई नहीं, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर जो इस मीटिंग्स में कुछ कॉमन बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद पर फोकस करना, आतंक सीमा पार जो आतंकवाद है इसके ऊपर रोक लगाना। और ये एक बहुत गंभीर एक मुद्दा है, एक इशू है, और इसके ऊपर एशियान कंट्री मिलके, एशियन प्लस, ठीक है, ये लोग मिलके इस चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए इंडिया की जो रणनीति है ना, आप खुद सोचिए कि SCO की मीटिंग में इंडिया आतंकवाद का मुद्दा उठाया। फिर आपका यहाँ पर आ जाइए G20 की मीटिंग सभी हुई, है ना, बाली में, तो वहां पर भी आतंकवाद का इशू। इवन कि G20 के जो मीटिंग्स हुई, और उसके बाद अभी एक रिसेंटली आपने देखा होगा कि UNSC का जो नॉन परमानेंट मेंबर भी इंडिया बना हुआ है, तो अभी उनकी जो अध्यक्षता है इंडिया के पास में ही है ना, प्रेसिडेंसी। तो इसके लिए भी इंडिया अपने यहाँ पर कंट्री में इसका भी नो टेरर फॉर, ये एक समथिंग कुछ था, हमने आपको बताया भी था, ये क्लास लिए भी थे, नो टेरर फॉर फंडिंग ऐसे समथिंग कुछ था इसे। तो इस तरह की मीटिंग कंडक्ट हुई है, 3-4 मीटिंग्स के बारे में हम बात किए थे, एक आर्टिकल्स था, तो उसमें आपने देखा होगा कि 3-4 मीटिंग्स जो है 1 अक्टूबर में हुआ, 1 नवंबर में एक हुआ, जो कि हम उस आर्टिकल्स को हम पहले ही बोल चुके थे, ये मीटिंग्स कंडक्ट होने वाली है। और उसी आर्टिकल्स में जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो आपसे हम ये भी डिस्कस किए थे कि जो आतंकवाद का जो इशू है ये कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, कि क्या इस कारण है कि आतंकवाद बढ़ता है, ठीक है, कैसे सही कर सकते हैं, इंडिया क्या अप्रोच होना चाहिए, ये उस क्लास में बात किए थे। टॉपिक्स इसलिए थंबनेल में टॉपिक्स लिख देते ताकि आप पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए, हर एक टॉपिक्स, कोई टॉपिक रिपीट नहीं होता है, ये एक प्लस बात है। समथिंग कुछ डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा टॉपिक, है ना। हाँ एक चीज है, अगर उसमें कुछ अपडेट आ गया, अगर कोई टॉपिक अभी कुछ दिन या कुछ वीक पहले करवाए, कुछ अपडेट आ गया जस्ट, तो वो तो करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है ना। तो यहाँ पर सीमा पार जो विवाद है ये यहाँ पर फोकस किया गया। इसके अलावा भी जो अभी वॉर का सिचुएशन, जो पूरे वर्ल्ड पर, पूरे ग्लोबल जो सिनेरियो है, वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें जो खासकर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, और इसके कारण जो फूड की क्राइसिस बोल सकते हैं, यानी कि खाद की जो आपूर्ति बोल सकते हैं, वो चीजें एक सुरक्षा को लेकर, यानी कि खाद की भी, फूड की भी, और ऊर्जा की भी। ऊर्जा करने मतलब यहाँ पे पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं, जो कि यूरोपियन कंट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, वहाँ यूरोपियन कंट्री में भी वहाँ पर आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन वो लोग भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कहीं ना जो नेचुरल गैस की जो आपूर्ति है किसी और देश से हो जाए। हमने आपको ये भी कहा था एक चीज़ में कि नॉर्वे के आसपास में, नॉर्वे एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ का क्या उसको बोलते हैं, मेरे दिमाग में जस्ट नहीं आ रहा है, तो एक्सप्लोरेशन जो वहाँ था, एक्सप्लोर करना ऑयल को, ये चीज़ें भी सामने आई थी, उसको बंद करने की बात की जा रही थी, ये भी हम बात किए थे। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पर एक ऊर्जा, यानी कि ऑयल का या ईंधन बोलिए, इसका एक संकट सा छाया हुआ है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर बातें की गई एशियान प्लस के बीच में, एशियान प्लस यानी कि 18 कंट्री। तो ये 3 मुद्दा जो कि अभी इससे बात किया गया, ये 3 मुद्दा ऐसा नहीं कि इसी में बात किया जा रहा है, ये 3 मुद्दे को ना अब G20 की मीटिंग जब हुई उसके सिग्निफिकेंस को हम बताए थे, ये हम टॉपिक करवाए भी थे, उसमें भी तो बात की थी ना कि फूड क्राइसिस को लेकर चीजें सामने आती है। फिर आपका जो क्या उसको बोलते हैं, एनर्जी को लेकर आता है, ऑयल्स को लेकर। फिर आपका जो वॉर का सिचुएशन जो हो रखा है, ठीक है, इसको लेकर भी आ रहा है, आतंकवाद का भी इशू उठता है। तो ये सब चीजें ना कॉमन अब कॉमन हो गया। तो IR में जो पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक कॉमन एक समस्या, एक जो बोल सकते हैं टेंशन जो निकल के आता है, वो अभी इस टाइम में फूड क्राइसिस, वैक्सीन का भी इशू होता है, अभी भी होता है। नए नए जो बायोलॉजिकल जो डिजीज निकल के आ रहे हैं, अभी एक डिजीज X निकला है जो कि जूनोटिक डिजीज है। हमें लगा कि ये टॉपिक करवा देंगे, लेकिन हमें लगता है बहुत ज़्यादा मतलब छोटा सा टॉपिक था, हमें लगा कि इसी में करवा देंगे। कोई नहीं,
करवा देंगे इसको, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और डेली करवा रहे तो आप छूटेगा तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर है कि इन्होंने लास्ट में जिस बात पर फोकस किया गया ना उसमें था आपका जो प्रशांत महासागर है, और उसमें भी हिंद प्रशांत जो आपका क्षेत्र वाला हिस्सा है, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जब मिलाते हैं तो उसे कहते हैं हम इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत, है ना। तो ये अब यहाँ पर हिंद और प्रशांत को एक करना, पहले ये वर्ड मतलब यूज करते नहीं थे हम लोग, क्योंकि इंडियन ओशन में की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, इसको लेकर इंडिया कहीं न कहीं मतलब बाकी सारी कंट्री इसमें सपोर्ट करते नहीं थे कि इंडो पैसिफिक एक ही ये पार्ट है ना। लेकिन अब यूएसए भी, बाकी सारी यूरोपियन कंट्री भी इस चीज को एक स्वर में बोल सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिया की कूटनीतिक एक जीत भी मान के चल सकते हैं ना। तो यहाँ पर बोला गया कि स्वतंत्र, खुला, समावेशी, यानी कि आप बोलते ओपन, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। यहाँ पर जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो होना चाहिए। ठीक है, व्यापार की यहाँ बात की गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ बोला गया कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। देखिए समुद्र, देखिए इसमें ना एक छोटा सा एक क्लॉज है, यूएन क्लॉज बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ, ऑन द लॉ हो गया, ठीक है, ऑफ द सी। इंग्लिश में याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, यूएन क्लॉज याद कर लीजिए। और यूएन क्लॉज से याद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी याद कर लीजिए। ये जो आपका है ना, ये बेसिकली आपके समुद्र में जो भी आपके मरीन स्पीसीज है, जो भी समुद्री जीव है, प्रजाति है, इवन की मैंग्रोव्स की, वनस्पति की भी हम बात करें, फ्लोरा की हम बात करें, या फौना की बात करें, जानवर की बात करें, जो प्रजाति की हम बात करें, तो दोनों की हम बात करें, दोनों का जो संरक्षण है यहाँ पर फोकस किया गया। इस चीज में बोला ये भी गया कि इंडो पैसिफिक हमें चाइना के अग्रेसन तो से तो बचाना है ही, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार है फ्री होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी किसी का एक कंट्री का राज चले यहाँ पर, क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन आपको मालूम पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी ओशन महासागर है बोल सकते हैं। तो उसमें अगर हम लोग एक मोनोपोली चले किसी एक कंट्री की, तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जाएगा। तो ये तो है, लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट रखा गया ना, इसके ऊपर बात की गई कि इस समुद्र, ठीक है, हम लोग यहाँ पर इंडो पैसिफिक यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से जो जो ट्रेड हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, इसमें वो चीज का व्यापार ना हो जो चीजें इस कानून के खिलाफ हो, यानी कि यूएन क्लॉज के खिलाफ, यानी समुद्री कानून कर दीजिए पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये जो ना, ये एक बोल सकते हैं कि कन्वेंशन है, एक लॉज है, एक कानून ये है, एक फ्रेम करता है, और उस कानून के तहत हमें चलना पड़ता है। जो भी वहां से शिप या जहाज को क्रॉस करते गुजारते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्हें ये बात को फॉलो करना पड़ता है, उन्हें ये कानून को मानना पड़ता है। कि जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी जैसे प्रजाति है जिसे बोला गया कि आप इसकी जो ट्रेड है, जो व्यापार नहीं कर सकते, ये बैन है, ये बैन है ना। तो बैन के सिचुएशंस में आप उस चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान के चलिए कि साइट्स के अकॉर्डिंग, CIT साइट्स के अकॉर्डिंग, जो कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 में कैटेगरी में आता है। अभी एक आर्टिकल है वैसे उसको हम बात करेंगे भाई। तो किसी में रख दिया गया अपेंडिक्स 2 में, तो और ये बोला गया कि अपेंडिक्स 2 में अगर जो भी आपका स्पीसीज होंगे उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर यही चीजें मेंशन करता है कि आप व्यापार कीजिए, लेकिन उसका नहीं जिसका बैन हो चुका है ना। आप बोलेंगे सर ड्रग्स का, तो ये ड्रग्स को ही बैन कर रखा हुआ है, ठीक है। समुद्र में आप बोलेंगे सर मतलब कुछ तो होगा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, यानी कि एक तो पहले वो चीजें, वो प्रजाति जो कि एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने के कगार में, उसको तो कर ही नहीं सकते। इसके बाद कुछ ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं, यानी कि जो अगर समुद्र में अगर चला गया बाय चांस थोड़ी सी, तो समुद्र के जो जीव है उनकी बोल सकते हैं जान जा सकती है। ऐसे इसका भी नहीं होता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखा जाता है। ADMM, देखिए वही हुआ, एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, ADMM। और यहाँ प्लस है, ये स्टार्ट ही होता है कब? 2007 में। 2007 में ये प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि प्लस करते हैं, ठीक है। और प्लस करने के पीछे एशियन, अच्छा क्यों एशियन एग्री होता है? क्योंकि उसे मालूम है कि जितना हम लोग ट्रेड इकोनॉमिकली जितना जुड़े रहेंगे आर्थिक रूप से,
उतना हमारी भी इकोनॉमी सही रहेगी, उनकी रहेगी वो तो सेकंड बात है, हमारी भी सही रहेगी। तो इसके लिए वो दूसरे कंट्री से व्यापार भी कहीं न कहीं वो बढ़ा रहा है। ज़्यादा नहीं है लेकिन 10+8 18 है, और 18 बहुत बड़ी कंट्री है। 2010 में सबसे पहला मीटिंग होता है। हम क्यों ये डेटा हम लिख पाए? अब सर ऐसे पूछते हैं, सेंटेंस बना के पूछते हैं। जिस सेंटेंस से पूछते हैं बस उसी सेंटेंस को हम हिलाए। बहुत सारा फैक्ट होता है, वो फैक्ट आपको क्यों पता है? वही बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं तो गुमराह तो आज पूरी दुनिया है। तो 2010 में ये आपका फर्स्ट मीटिंग होता है किसका? तो ADMM का, यानी कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस का पहला मीटिंग बनता कब है? 2007 में, ठीक है? तो ये रिसेंट तो नहीं है। अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आता है, जैसे आप पूछेंगे, अगर दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, कैसे पूछेंगे? 2-3 स्टेटमेंट रहेगा और उसमें ये बोला जाएगा कि एक स्टेटमेंट ये होगा कि ADMM प्लस की जो स्थापना है, फॉर्मेशन है, ये हुआ था आपका 2007 में। और उसी साथ ये लिख देगा और सेम ईयर में मीटिंग पहले हुई थी। आप बोले बना तो होगा तो मीटिंग भी तो वही हुई होगी ना। आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि यार बना तो उस समय होगा तो मीटिंग भी वही हुई होगी। बस यहाँ गलत हो गया। इसलिए हमें लगा कि ये बनने, जैसे कि हमारा संविधान, संविधान से याद आया कि 26 नवंबर 1949 जिस समय प्रेम्बल अडॉप्ट इनेक्ट हुआ था। प्रेम्बल आप पढ़ते ना, प्रस्तावना। प्रस्तावना आई होप कि आप पढ़ते होंगे, उसमें आप सुनते भी होंगे। आप पूरा प्रस्तावना आई होप कि आप याद भी कर लिए होंगे। उसमें जो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम पर याद कर लीजिए, रट लीजिए उसको पूरा। कहाँ मेंस में यूज करेंगे ये आप, जब आप मेंस एनसीईआरटी करेंगे तो आप यूज कर लेंगे ऑटोमेटिक। इसको दिमाग मुंह पे आना चाहिए। मतलब, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, belief, faith, expressions। फिर आपका हो गया इसमें एक हो गया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, ये तो हम लिबर्टी बोल चुके हैं। फिर आपका नीचे हो गया आपका एक ब्रदरहुड, ब्रदरहुड वाला, यहाँ नीचे हम भी भूल गए, बताओ। तो ये आपको पूरा रटना पड़ेगा, पूरा, ठीक है? पूरा रटना पड़ेगा। क्या पता किस दिन एग्जाम बोलते यूपीएससी का मन खराब हुआ और ये बोलेंगे कि प्रियम्बल को आप कॉपी कर दो बस, तो उसमें फंस जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर याद कर लिए होते, आपका बात मान लिए होते। वैसे 26, वैसे जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना तो ये आपका 26 तारीख ही है, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होगा। अब संडे को चीज़ें थोड़ी सी, मेरी क्लास नहीं लगी तो नहीं आ सकते, तो इसलिए क्लास की रिकॉर्डिंग आज कर ली है ना। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम लोग आज लाइव, मतलब 26 को लाइव तो नहीं मिले, लेकिन हम लोग फाइनली आज मिलने वाले शाम को 5 बजे, यानी कि 28 तारीख को, ठीक है? चलिए, तो 10 एशियान इसमें है, 8 संवाद भागीदारी देश इसमें है, जो कि हम बोल चुके हैं, 10+8। और इनका मेन मोटो क्या होता है? मेन मोटो होता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी जो विश्वास है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, आपसी जो विश्वास है, और जो और एक आपका कॉन्फिडेंस, एक हो गया विश्वास, आपसी विश्वास, और एक होता है विश्वास इन कॉन्फिडेंस। इसको बढ़ाने का ही काम करता है कौन? एशियन प्लस। और वैसे भी एशियन का भी मेन मोटो ये होता है, एशियन जो 10 कंट्री है, ठीक है? तो ये कुछ कुछ पॉइंट हो गया इसके बारे में। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, हमने कहा 2018 में ना, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक वो क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश हो गया, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसका सदस्य है भारत? भारत किसका सदस्य है? इंडिया जो है ना, किसका मेंबर है? यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। 15 की बात है ना, 15 में बहुत क्वेश्चन सिंपल। 15 के टाइम में इतने क्वेश्चन आसान होते थे, हम ये उम्मीद करते थे कि 15 के टाइम में काश हम 21 साल के हो गए होते। अब आप उम्र का मतलब अंदाजा लगाना स्टार्ट कर दिए होंगे, ये पूछेंगे तो ठीक हुआ कि लाइव नहीं है। तो आप सोचेंगे सर 2015 में 21 साल के नहीं होंगे सर, तो यानी कि अभी कितने साल के हो गए? तो हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। अब एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एशिया, इसमें यहाँ देते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ईस्ट एशिया समिट। बताइए।
थोड़ा बहुत आइडिया दे, किसी का आंसर आ चुका होगा तो बहुत अच्छी बात है, आइडिया देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ये याद होगा, अभी तक मैं ये टॉपिक नहीं करवाया, ये वाला जो कॉपरेशन है आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है, हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। आपका प्रीलिम्स तक के बीच में इतना आपको यूपीएससी के रिलेवेंट कंटेंट दे दे कि आप बोले सर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खा लिए। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये वो ग्रुप है, वो कॉपरेशन है, वो सहयोग है जिसमें वो देश आते हैं जो कि पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के आसपास जो कंट्री है वो लोग। इंडिया तो आता नहीं है, तो इंडिया तो होगा नहीं, और इंडिया सच में इसमें नहीं है। तो ये अगर नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ये कटेगा, ये कटेगा। अब इसमें देखिए भारत इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है, इसका तो बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें इतना कंफर्म हो गया कि वन का तो नहीं है, क्योंकि प्रशांत, इसमें एक कंडीशन क्या है कि वही देश होंगे, इवन कि वो द्वीप भी होंगे, वो आइलैंड होंगे जो कि पैसिफिक ओशन से सटे हुए हैं, जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पूर्वी एशिया शिखर, अगर आपको थोड़ा बहुत ये मालूम होगा, ये 2005 में बनाया गया था, ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए ना, एसोसिएशन ऑफ, ये आपका एशियन ही है, ठीक है, एशियन ही है ये वाला सेकेंड। तो एशियन का तो मेंबर है ही नहीं, हमने ये भी कहा। प्लस में आता है, तो प्लस में वो मेंबर नहीं कहलाता है, वो एक ऑब्जर्वर है। यानी जब मीटिंग होती है तो इनवाइट कर लेते कि भैया आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मीटिंग में एक सीट खाली है गेस्ट के लिए, क्या बोले, गेस्ट के लिए खाली है, मेंबर नहीं है। एशियान की मीटिंग होती है, एशियन प्लस, अगर यहाँ पर लिखा होगा एशियान की डिफेंस लेवल मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है, और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया, इंडिया का भी रिसेंटली 9वीं मीटिंग हुई, सरासर गलत, और उसमें प्लस से जोड़ दिया, सही, मतलब प्लस में पूरा चीज बदल जाता है पूरा। तो ये ध्यान रखेंगे, एशियान में इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन एशियन प्लस में इंडिया मेंबर है, एशियन प्लस में, ठीक है। एशियन जब प्लस आएगा तो प्लस का मतलब ये हुआ कि उसमें 8 एक्स्ट्रा कंट्री, ठीक है। तो ये तो नहीं है, जब 2 नहीं है तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो बचा कौन, यही बचा 3, और 3 वाले में इंडिया इसका मेंबर है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट में का इंडिया पार्ट है। आसान क्वेश्चन था। इंटरनेशनल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। तो इसके पूरा जो है ना, पूरा एक क्लास, अगर हम 1 क्लास में इसको हम निकाल दें, अभी तो नहीं, प्रीलिम्स जब सामने आएगा तो उसमें करेंगे, तो पूरे एक क्लास में या मैराथन करवा के 4-5 घंटे का, उसमें एक ही क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना भी बॉडी है उसको करवा देंगे, और स्मार्टली करवाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, स्मार्टली करवाएंगे ताकि आपके पास में कुछ 10 पेज के आसपास नोट्स होंगे, उसको देख लीजिए, क्वेश्चन उसमें पक्का डेफिनेटली फंसेगा, डेफिनेटली 100%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइट्स के बारे में। अभी हमने कहा ना साइट्स, साइट्स क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सुना होगा कि कोई भी जो स्पीसीज होती है, कोई प्रजाति होती है, तो प्रजाति वो अभी इंडेंजर्ड है, विलुप्त है, एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सब टाइटल दी जाते हैं, स्टेटस बोल सकते हैं। ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसके रेड लिस्ट में इसमें लिस्टेड है कि ये कौन से लिस्ट में आएगा, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर आपका मोस्ट वल्नरेबल, ऐसे कैटेगरी बटे हुए हैं। उसी तरीके से साइट्स भी है, लेकिन साइट्स में अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में उसमें डिवाइड किया गया। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं अपेंडिक्स, लेकिन पहले हम ये बात करेंगे, तो हम चाहते हैं उसके पहले आप ये देख लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, खबरों में क्यों है। खबरों में इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो 19th मीटिंग अभी हुई है, ठीक है, 19th इसकी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप बोलेंगे सर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी भी होती है, सबकी होती है। अभी आपने देखा UNFCCC की COP आपका हुआ है ना, COP 27 हुआ, कहाँ पर हुआ, ये आपका हुआ शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में है ना, याद रखेंगे इस चीज को। इसके पहले आपका ग्लासगो में हुआ था, UK में। इस सीक्वेंस में आप चीजों को इतना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से COP इसका अभी 19 चल रहा है, ये अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। मीटिंग किसकी, साइट्स की मीटिंग है, साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग है। तो COP सब में कॉमन हो सकता है, लेकिन COP किसका COP, COP ग्लास को हम बात कर रहे हैं, तो COP इसका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट कॉन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, MOFCCC, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे पहले। अब यहाँ पर किसका साइट्स है,
तो साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इंग्लिश में देखिए फिर हिंदी में आते हैं, इसका हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, सॉरी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये इतना बड़ा लंबा सा नाम है, याद आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप शॉर्ट में याद कीजिए साइट्स, ठीक है। तो ये साइट्स आप याद कर लिए है ना, सिटीज मत पढ़िएगा, सिटीज ये नहीं है, सिटीज का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, बस वहाँ एक आई जुड़ जाएगा, टी और ई के बीच में आई जुड़ जाएगा, सिटीज में हो जाएगा, ये साइट्स पढ़ेंगे। तो इसकी अभी 19th मीटिंग हुई, थोड़ा हम पहले ही जानते हैं कि इसके बारे में कि साइट्स की अपेंडिक्स 1, 2, 3 है ना, ये चीज होता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको परमानेंटली दिमाग में इसको फिट कर लेंगे। देखिए क्या है, अगर हम बात करें साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 1 में बात करें तो अपेंडिक्स 1 में फोकस की जाती है वो एनिमल्स पर, वो प्रजाति, ये प्रजाति आपके वनस्पति भी हो सकते हैं, फ्लोरा हो सकते हैं, और फौना भी हो सकते हैं, यानी कि कोई एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपेंडिक्स जब हम 1 बोलते हैं कि अपेंडिक्स 1 में कोई भी प्रजाति इसमें रखा गया है, मतलब कि वो अब विलुप्त होने के कगार में है। क्या बोले, विलुप्त होने के कगार में है, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, हर एक वर्ड को ध्यान सुनिए। अपेंडिक्स 1 में पूरे विश्व में विलुप्त होने के कगार में है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नजदीक में है, मतलब वो ये अभी टाइम लगने वाला है, जस्ट इमीडिएटली इस चीज को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी जो संख्या वो कम हो चुकी है। तो एक्सटिंक्ट यहाँ पे बोलते हैं, विलुप्त होने के कगार में तो है ये, ठीक है, इमीडिएटली, है ना। अपेंडिक्स 2 में ये है कि इसमें सपोज करते हैं कि ऐसे एनिमल जो कि ऐसे जो प्रजाति इवन की वनस्पति भी जो कि अभी तो सही है, अभी सही है नंबर, लेकिन आगे आने वाले समय पे ये विलुप्त हो सकते हैं, समझे, मतलब अभी उसकी नंबर्स एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अच्छा खासा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी पोचिंग हो रही है, पोचिंग मतलब इसको मारा जा रहा है, ठीक है, तो उसको देखते हुए इसकी जो एक्सटिंक्शन है, जो विलुप्त है, वो आगे लेकिन बिगड़ सकता है मामला। अपेंडिक्स 3 में ये है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसे आप नहीं समझेंगे। इंडिया में कोई भी एक प्रजाति जो है ना, ये हो गया विलुप्त, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, जैसे लियोपार्ड है ना, चीता जो बोलते हैं, चीता तो साग आ भी गया, तो ये एक्सटिंक्ट था, विलुप्त था ना। तो एग्जाम्पल बस ले रहे हैं ना, इंडिया में कोई एक प्रजाति विलुप्त है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रजाति जो है ना दूसरे कंट्री में है, दूसरे देश में वो प्रजाति है, लेकिन किसी एक देश में या इंडिया में या किसी एक देश में वो विलुप्त है। विलुप्त हम वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, ना यहाँ पे इंडेंजर्ड, ना वल्नेरेबल, ना एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, विलुप्त यूज कर रहे हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट यूज कर रहे हैं इंग्लिश में। तो एक देश में है, दूसरे देश में नहीं है, तो ये हो जाएगा अपेंडिक्स 3 में कि कहीं पर तो ये एक्सटिंक्ट है और कहीं पर अच्छे नंबर पे है, तो वो इसमें आ जाएगा अपेंडिक्स 3 में। आगे समझ में, आई होप कि अच्छे से आ गया होगा, मतलब बहुत इंजॉय करते हुए आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बातें बोलेगी इसमें, अब जब भी इसकी मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, तो कुछ ना कुछ तो बातें निकल के आएगी ना, वो बात सुनिए, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट का ये पार्ट है, पेपर 3 हम बोल चुके हैं, पेपर 3 इन्वायरमेंट का ये पार्ट है, और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम भी साथ में ही होती है, तो उसमें प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है, ये बहुत इसका वेटेज सही होता है, क्योंकि वो लोग भी सामने प्रीलिम्स का एग्जाम सेम होता है, इसके लिए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितना पॉइंट लिखे ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट में फोकस कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर विनियम, यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि रेगुलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले बात यहाँ पे ये बोला गया कि आप सबसे पहले एक कानून, एक एक बोल सकते हैं कि एक रेगुलेशंस लेके आइए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हो। यूएन क्लॉज याद कीजिए, इसके पहले हमने कहा है ना, तो उसमें यहाँ पर ही बोला है उसमें कुछ संशोधन करने की नीड है। अब ये संशोधन कैसे करना होगा, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल रखा गया कि कैसा संशोधन, जब भी उसमें कुछ बदलाव होगा, तो बदलाव कैसे होगा, अपेंडिक्स 1, 2, 3 में बदलाव होगा, उसमें कुछ जो प्रजाति है, कुछ वनस्पति है, कुछ आगे पीछे आ जाएंगे, ये ना, मतलब अपेंडिक्स कोई 2 में था 1 में चला गया, 3 में था 2 में चला गया, ऐसे ही होगा ना।
तो यहाँ पर बोला गया कि हमें यहाँ पर एक विनियम या फिर एक रेगुलेशन लाने की नीड है। अब से 50 ये क्या है, 50 देश है, 50 देश है जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज को मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया कि जो पहले था शीशम का जो पेड़ होता है, ये तो वनस्पति है, शीशम का पेड़, जो कि इसका एक साइंटिफिक जो नेम है ना, इसका दल बेरगिया और सीसो, बड़ा अजीब सा नाम है, ये नाम पूछा नहीं जाता है, टेंशन मत लीजिए। ये जो है ना, इसे अपेंडिक्स 2 में रखा जाए, क्योंकि अपेंडिक्स ये आपका 1 में है। तो इंडिया ने इसमें ये बोला कि इसे अपेंडिक्स 2 में रखिए, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी ये सही है, आगे फ्यूचर में भविष्य में ये एक्सटिंक्ट विलुप्त हो सकता है, तो इसके लिए आप इसको अपेंडिक्स 2 में रखिए। अपेंडिक्स 2 में बहुत, अभी अगर एक आंकड़ा निकाला जाए साइट्स में के अकॉर्डिंग, जितने सारी प्रजाति है, फ्लोरा फोना वनस्पति है, जो जानवर है, इसमें से सबसे मैक्सिमम जो प्रजाति है वो अपेंडिक्स 2 में आते हैं, मैक्सिमम। उसके बाद फिर आपका जो फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ इंडिया ने बोला कि शीशम का जो पेड़ है, जो वनस्पति है पेड़, उसे आप अपेंडिक्स 2 में रखिए, क्योंकि ये आपका अभी अच्छे अमाउंट में है। तो यहाँ पर बाकी सारे जो कंट्री है वो बोले ये कि शीशम आपके यहाँ पर है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है ना। तो उन्होंने, इंडिया ने भी कहा कि आपके यहाँ ऐसा तो नहीं पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उन्होंने ये कहा इसमें इसको थर्ड में रख दो। इंडिया ने कहा 2 में रखो इसको। 2 में रखने में कुछ थोड़ी सी फायदा हमें भी होता है कि वो चीज़ें भी है प्रेजेंट में और सोच समझ के यूज करना है। यानी कि इसमें थर्ड में रखना कि आप ये मान लिए कि हमारी कंट्री में एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो कुछ होगा तो उसको वो चीज़ें वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उसको वो मतलब उस पेड़ को काट सकता है, एक हुआ ना। और ये चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज का फायदा उठाते हैं। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि शीशम का पेड़ इंडिया में अच्छे नंबर पे है, आपको मालूम होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यूएसए, यूएसए में एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक है। यूएसए में शीशम के जो पेड़ है ना, वो कुछ ही नंबर पे है, और वो इस बात पे एग्री है कि इसे रख देना चाहिए थर्ड में। थर्ड में रखना क्या हुआ अपेंडिक्स थर्ड में, कि वो चीज़ें दूसरे कंट्री में वो विलुप्त हो चुका है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में वो है पेड़, यही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ होंगे तो वो काट सकता है, उसको लाइसेंस मिल गया। ये चीज़ को लेकर कुछ जो कंट्री वो मतलब नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन अभी सही हो चुका है। तो यहाँ पर इंडिया ने बोला है, और इंडिया की जो बात है वो मान ली गई है, इसे अपेंडिक्स 2 में रखने की बात हो चुकी है। अब जब ये 2 में जाएगा तो इसको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें बस इन्फॉर्म इसमें लिख लीजिएगा ये आ चुका है, कंफर्म, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, बस ये डील बात हुई है, ठीक है, नेगोशिएशन हुआ है। इसके बाद समुद्री खीरे, ये समुद्री खीरे नहीं है, ये थेलेनोटा है। थेलेनोटा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पहले भी थेलेनोटा के बारे में, और ये मतलब पता नहीं कैसे पूछ लेते हैं इस तरह नाम, लेकिन जो करंट में होते हैं तभी पूछते हैं। देखिए थोड़ा हम अगर बात करें इसके बारे में, समुद्री खीरे के बारे में, ये हिंदी में इसका नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर बोलते हैं। ये एक प्रजाति है, ये खाने की चीज नहीं है, बस एक खीरे का दिखता है। थोड़ी ये इमेज देखिए, तो ये इमेज अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका एक कीड़े जैसा है ना, ये कीड़ा आपको लगता होगा कि कुछ गांव में कहीं इसे दिखाई देता होगा। ये कीड़ा खीरे के शेप का है, आकार का है, और वो कुछ इस तरीके से होता है, समुद्र में होता है, समुद्र के वो भी बॉटम वाले पोर्शन, देखिए बॉटम वाले पोर्शन में ये है। इसको लेकर इंडिया ने, बाकी सारी कंट्री ने भी एक सहमति, मतलब एक पॉइंट तक पहुंचे पहुंचे सभी लोग, और ये बोला गया क्योंकि ये अभी इसको अपेंडिक्स 2 में रखने की नीड है, क्योंकि इसको मतलब बोल सकते हैं कि इसकी जो डेथ है वो अभी ज़्यादा हो रही है समुद्र में ही। तो इसको देखते हुए इन्होंने ये कहा, क्योंकि अभी ये चीज़ें इसमें नहीं था, किसी देश में, किसी ओशन में है तो किसी में नहीं है, तो इसको बोला गया अपेंडिक्स 2 में रख दो, क्योंकि इसका भी खतरा बना हुआ है। अभी तो है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। तो ये जो आपकी इमेज है, हमें तो ये किसी मतलब एक नहीं होता है मांस की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम जल्दी हटाते हैं, क्योंकि हम पूरा वेज, प्योर वेज है ना। तो ये हो गया। इसके बाद इस पे भी इसे बात किया गया कि अपेंडिक्स 2 में रखने की बात की जा रही है, ठीक है। अभी रखा नहीं गया है, बस ये बातचीत हुई है। जब ये कंफर्म होगा तो एक बार अपडेट आपको दे देंगे कि इसको आप कर लीजिए, सी कर लीजिए, यानी कंफर्म हो चुका है। इसके बाद एक नाम और एक है। अब वैसे ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऑपरेशन टर्ट सिल्ट, ये टर्ट सिल्ट क्या है? अगर आप सोचेंगे इस नाम को अगर देख के आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन टर्ट सिल्ट से संबंधित कौन से जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य वो सही है, और 4 स्टेटमेंट कुछ ऐसे रहेंगे, तो आप बोलेंगे कि कुछ ये सैन्य एक
आप बोल सकते हैं एक शक्ति, एक प्रदर्शन है, या फिर कुछ बोल सकते हैं एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है, दो कंट्री बीच में है। और कहीं एक लिखा हो कि ये एक एक कछुए की एक प्रजाति है। आप बोलेंगे यार ऑपरेशन लिखा हुआ है, ऑपरेशन में तो कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज ही होगा, एक वॉर होगा, एक युद्ध ही होगा, है ना, कुछ ऑपरेशन होगा किसी के खिलाफ में, आपके दिमाग में चलेगा ही। लेकिन ये ऑपरेशन है, लेकिन ये एक कछुआ ही है और छोटी साइज का ही होता है। ये आप इमेज अगर देख पा रहे होंगे तो इसलिए इमेज हम लेके आते हैं ताकि आप उस नाम से इस इमेज को आप लिंक कर सको, एग्जाम में थोड़ा सा रिकॉल कर सको कि हाँ सर ने कभी पढ़ाया था तभी, बस इमेज के जरिए आप इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑपरेशन टर्ट शील्ड के बारे में। ठीक, इसके बारे में ये भी बोला गया कि इसे भी अभी कंजर्व करने की, संरक्षण करने की नीड है अभी से। ठीक है, अब एक यहाँ पर नया टर्म है, क्या, साइट्स। अब साइट्स में को हम एक वर्ड में या दो वर्ड में इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो क्या बोलेंगे? ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कितने? तो 180 कंट्री बीच में। आप बोलेंगे सर ये ऊपर 50, फिर ये क्या है? या 50 कंट्री, 50 लोग एग्री हुए थे इसमें, 50 लोग को मानना है कि ये इसमें रेगुलेशन होना चाहिए। 180 कंट्री है, 50 लोग माने, जैसे कोई कानून संसद में बनता है ना, तो उसके लिए क्या सभी एमपी एग्री होते हैं? कुछ ही होते हैं। काउंट करते कितना, 545, लेकिन होते उसमें बिल के रिगार्डिंग फेवर में कितने पॉइंट आते हैं? बहुत कम का, है ना, 300 आगे तो बहुत है। तो ये उसी तरीके से 180 मेंबर है और ये आपके 50, ये जो रेगुलेशन है विनियम है उसके लिए एग्री हुए थे। अब नीचे एक पॉइंट है और ये पॉइंट आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है कि साइट्स जो आपकी एक बोल सकते हैं कि एक संस्था ही बोल सकते हैं, जो कि प्रजातियों की जो कैटेगरी हो वो डिसाइड करता है किस कैटेगरी में जाए वो जाएगा। साइट्स के बारे में एक लाइन लिख लीजिए, ये हर एक देश के ऊपर बाइंडिंग है, बाध्य है। क्या होता है बाइंडिंग? अगर यहाँ से कुछ बातें निकल के जा रही है, कुछ बातें कॉमन सी बातें कि हाँ सभी देश को जो इसके मेंबर है 180, इसे ये बात को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो सभी देश उसको मानेंगे, सभी देश उसको मानेंगे, ये बाइंडिंग है, ये बाध्य है। ये वाला पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट आपसे, एक स्टेटमेंट आपसे ये जरूर दिया रहेगा और ये पहले ही पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कंटेंट को हमने लाया है। ठीक है, चलिए इमेज ये आप देख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण दैनिक मजदूरी, ये क्या होता है इसको समझते हैं। जीएस पेपर 2 एंड 3 दोनों में आ सकता है। जीएस पेपर 2 की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जो गवर्नेंस का पार्ट है वो भी इसमें आ जाएगा। पेपर 3 की हम बात करें तो आपका इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी, या एग्रीकल्चर का हो गया, एग्रीकल्चर भी तो उसमें आ जाएगा। क्या हुआ हाल में? हाल में ये हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में दैनिक वेतन भुगतान पर डेटा जारी किया है। बस इतना ही कॉन्टेक्स्ट है, खबरों में इतना ही है कि आरबीआई यहाँ पर कुछ एक डेटा रिलीज कर रही है। किसके लिए? तो यहाँ पर जो कहा गया, जो दैनिक वेतन जो है उसके रिगार्डिंग, यानी कि जो आपका डेली वेजेस है, डेली वेजेस जो पेमेंट होता है उसको लेकर इन्होंने एक डेटा को रिलीज किया है। अब यहाँ पर सोचते होंगे कि सर डेटा रिलीज किया गया तो मतलब सिंपल सी बात है, ये तो एक फार्मर्स के लिए हो सकता है, किसान के लिए, या फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए भी हो सकता है, यानी कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम करते हैं। हाँ ऐसे कुछ है और ये डेटा आपको मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि आरबीआई ने दिया है। आरबीआई ऐसा कोई यूपीएससी का मेंबर या कॉपी चेक करने वाला नहीं होगी, उसे पता नहीं आरबीआई क्या है। तो उसके डेटा, उसके दिए हुए डेटा को आप यूज कर सकते हैं और जो जो डेटा आपको यूज करना है वही डेटा को हम लिखते हैं, हम यहाँ पर लाए। ऐसा नहीं कि जो आया डेटा वही लिख दिया, बहुत सा डेटा था उसमें सेलेक्ट करके जो आप एग्जाम में यूज करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज कर ही सकते हैं, उसको हम लिखा है। देखिए सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि श्रमिक है, जो कृषि श्रमिक है यानी कि एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए, उनके लिए कुछ डेटा को रिलीज किया गया कि उससे डेली का वेजेस, दिन का जो भत्ता बोलते हैं, कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए। तो एक तो एवरेज ये है, मतलब एक डेली का वेजेस डिसाइड किया गया, जो बोलते हैं कि और राष्ट्रीय जो औसत है ना, ये आपका 323 रुपया 20 रुपये है ना, ये 20 रुपये 20 पैसा नहीं है, ठीक है, तो 323 मांग चलते हैं। तो 323 रुपया ये है एक दिन का भत्ता, एक दिन का, एक किसान के लिए। ठीक है, लेकिन इस आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो वेजेस हैं, जो भत्ता है ना, वो बिल्कुल ही कम है, और कहीं कम है कहीं ज्यादा भी है। ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं बहुत कम है। उसमें सबसे कम में देखा गया कि एमपी
यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों जो स्टेट है, दोनों जो राज्य है, सबसे पीछे आते हैं। तो सर सबसे आगे कौन आ गया? तो केरल वो स्टेट है, केरल एक वो राज्य है जो कि राष्ट्रीय औसत से डबल, यानी कि 323 है, अब इससे इसका डबल कितना होगा? 646 होगा। 726 रुपया 80 रुपये ये देता है एक फार्मर्स को, किसान को। केरल में जहाँ एजुकेशन, जहाँ बोलते कि टॉप में होता है एजुकेशन सिस्टम में, वहां पर फार्मर्स के जो वेजेस हैं, जो भत्ते, वो भी कहीं ना कहीं आपके सही तरीके से दिए जाते हैं, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। ये डेटा हो गया। आप इस डेटा के जरिए आप इसको हेल्प, इस डेटा का हेल्प लेकर अपने मेंस में आप इसको एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है, गैर कृषि श्रमिक के लिए क्या क्या पॉइंट है। तो यानी कि नॉन एग्रीकल्चर जो फार्मर्स बोल सकते हैं, या फिर वर्कर्स वर्कर्स इसके लिए कौन कौन से डेटा है? सेम सेम ही, मतलब जो पहले देखा गया उसी तरीके से, बस इसके जो राष्ट्रीय जो औसत है, यानी कि एवरेज जो इसके, इसमें जो डिसाइड किया गया राष्ट्रीय नेशनल एवरेज, वो आपका 326 है, 323 उसमें था। यानी कि इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जो कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो फार्मर नहीं है, सिंपल सी बात है, जो किसान नहीं है, उसको छोड़ के बाकी जो जहाँ भी वो काम कर रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे किसी बिल्डिंग, हाईवे बना रहा है, रोड बना रहा है, रोड में कहीं रोड के लिए काम कर रहा है, रेलवे के लिए कहीं काम कर रहा है, उसके लिए डेली जो वेजेस हो 326 रुपये होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जो राज्य है, जिनका बहुत कम है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट के बाद ऐसे भी कुछ स्टेट है जिनकी जो वेजेस है अच्छी है। केरल, केरल दोनों मामले में, यानी कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स में केरल टॉप में है। तो ये दिमाग में एग्जाम्पल रहेगा, दिमाग में आपको बस लिख देना है, आपको बस बस मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि इसके बारे में पूरा क्वेश्चन ही आएगा, पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। ये चीजें समझना होता है आप लोगों की एक टॉपिक से। ये पूरा इंटर कनेक्टेड है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द कंटेंट एंड द फैक्ट्स एंड द फिगर्स। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी आर्टिकल्स हम बात करते हैं, इसमें आप सबको लिंक करेंगे। अगर एक क्वेश्चन आता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, तो क्या आप ये डेटा को आप यहाँ यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डेली वेजेस, जो गैप है, जो इसके बीच का अंतर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल लिख देंगे कि केरल का समथिंग इतना है, तो उसमें आप एक का लिख दीजिए, गुजरात का लिखिए, एमपी का लिखिए, समथिंग। तो वो आपने पॉइंट लिखा कि डेली भत्ते का जो अंतर है राइज को राइज में, ये आपका अलग अलग है, यानी कि डेली वेजेस गैप जो है ना, ये आपका डिफरेंट है। एग्जाम्पल सेट करते हैं, उस एग्जाम्पल में क्योंकि वो पॉइंट कहीं ना कहीं जो पढ़ के गया होगा वो पॉइंट लिखेगा ही लिखेगा, और ऐसे पॉइंट बनते भी है। तो लेकिन ये एग्जाम्पल सबके दिमाग में नहीं आया होगा, लेकिन आपने वो एग्जाम्पल दिमाग वहां पर लिखा, यही आपको सामने वाले से अलग करता है, आपके आंसर को, और सामने वाले से अलग भी करता है, और रैंक भी अच्छा दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि लिखने वाले बहुत लोग होते हैं, 13,000 से लेकर 15,000 लोग मेंस लिखते हैं। सोचिए, 10 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, 4-5 लोग एग्जाम देते हैं, उसका फिर उसमें मेंस के लिए 13,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, मेंस लिखते हैं। इंटरव्यू के लिए मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग जाते हैं, खुद सोचिए। फिर वो 10,000 लोग को वो भी तो लिखे होते हैं। प्रीलिम्स जिसका निकला होता है, यानी कि वो बंदा ब्रिलियंट तो है, बस इतना ही कि वो लिखने में थोड़ा सा चूक हो गया है। तो हम चाहते हैं आपसे, जब आप बैठे ना मेंस में, जितनी गलती, जितनी भी एरर एंड ट्रायल है, वो आप अभी कर लीजिए। और ये बात अगर नहीं मानेंगे तो फिर कोई बात नहीं, हमें तो मेरा काम है समझाना, आपकी बात है मानना। हाँ, ये अगर आप, कुछ लोग ये भी सोचते हैं, सर आप बड़े आए यहाँ पर, मतलब नट्टू राम, ऐसे कुछ लोग कमेंट पास करते होंगे इतने छोटे बन के। ये अगर आप ये सोच के अगर दिमाग चला रहे हैं, ठीक है, बाय चांस बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सर की बात क्यों माने? सर की बात इसलिए माने क्योंकि आप जिस फेज में है ना, अभी जिस फेज में, उस फेज में हम भी हैं। जिस फेज में आप एग्जाम के क्वेश्चंस को आप हैंडल करते हैं ना, उस फेज में हमने ने भी क्वेश्चन हैंडल किया है। रियल एक्सपीरियंस, रियल जो अनुभव है ना, वो हमने देखे हैं, और अपने मिस्टेक्स से हमने सीखा भी है। हमने अब बार बार अचीवमेंट नहीं दिखाएंगे कि हमने प्री मेंस इंटरव्यू 2 बार दिए, ठीक है, ये हमने आपको बार बार बोल भी चुके हैं। बस इतना ही करना आपको, जो आपको हम बताते हैं एक्स्ट्रा, पर अब ये चीज़ एक्स्ट्रा ही वन, तो एक्स्ट्रा उस चीज़ को, इसको समझिएगा।
क्योंकि सारी बातें किताबें सिखाती तो एक बुक सेलर वाला जो इंसान है ना, वो एक प्रचंड विद्वान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। किताबें कुछ सिखाती है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस, दूसरे के बैड एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है, खुद के बैड एक्सपीरियंस हमें सीखने को मिलता है, और खुद के दूसरे के बैड एक्सपीरियंस अगर हम सीखते हैं तो जल्दी हम आगे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए। गैर कृषि श्रमिक, उसके लिए भी हम ये एग्जाम्पल लिखे नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि केरल ही इसमें टॉप में। आप नंबर यहाँ भूल जाते हैं नीचे वाला, कोई बात नहीं। एमपी लिख देंगे, सबसे मतलब बुरा परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ लिखे नहीं, बस यहाँ लिख दिए राष्ट्रीय औसत कितना है, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस केरल का अच्छा है, एमपी का बुरा है। या गुजरात कर दीजिए, यूपी का भी आप इसमें कर सकते हैं, नॉन कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसका भी सही होगा। लेकिन एग्रीकल्चर में उसमें आप एमपी गुजरात इसी का लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ठीक है, ये सब डेटा जो निकल के आया है, लेकिन क्या सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए इसके लिए? यस, लिए हैं। तो सरकार ने यहाँ पे जो स्टेप्स लिए हैं, उसको हम अगर उसको रिगार्डिंग बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं। तो आप पूछें सर ये क्या सारे स्टेप्स अगर आप लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि आप ऐसी चीज में अपने पॉइंट को 3 से 4, 3 से 4, क्योंकि आपसे स्पेशली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मतलब आप गवर्नमेंट के स्टेप्स को बताइए पूरा जो उन्होंने कदम उठाए हैं, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ डायमेंशन होगा। इनडायरेक्टली भी वो पूछ सकते हैं, मतलब लिखा नहीं होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो जब लिखना पड़ता है तो 3 से 4, बस 3 से 4, मैक्सिमम 4। आपने सर या तो आप 5 लिख दिए, ये देने की बात है ना, आप डाइजेस्ट कीजिए कम, लेकिन आप इसको आ, क्या बोलते हैं, लिखिए, मतलब जितना देर उतना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल के विकास के लिए ये आपको चलाया गया था। स्किल डेवलपमेंट होगा तो आपका जो इनकम होगा, जो वेजेस होगा, वो भी तो बढ़ेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट इसको फोकस कर रही है कि स्किल को प्रोवाइड करो। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर से ये गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कहाँ पर? तो गवर्नमेंट पूरा फोकस आपका जो कौशल है, आपका जो स्किल है डेवलपमेंट के लिए। एक लेबर को अगर स्किल प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसकी सैलरी डबल हो जाती है। अगर एग्जाम्पल लेते कोई इंसान, अगर अगर एग्जाम्पल अपना ही लेते, ठीक है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अपनी जो कम्युनिकेशन पर, बोलने पर थोड़ी सी एक एक एक्टर वाली फीलिंग लिया है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको और मजा आएगा। तो उसमें क्या होगा, आपको पढ़ने में और मजा आएगा, और हमारी भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगी। ये हो गया। महात्मा गांधी यानी कि एमजी नरेगा, एमजी नरेगा आपने सुना होगा, मतलब 100 डेज के जॉब्स गारंटी ये प्रोवाइड करती है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत मतलब करोड़ों लोग इसमें जो है ना, इससे रोजगार प्राप्त हुआ है। और 100 डेज की जो जॉब गारंटी वो देती है। इवन की जो लोग जॉब्स के अप्लाई करते हैं मनरेगा में, एमजी नरेगा में, गवर्नमेंट अगर ये बोलती कि विद इन आई थिंक डेज हम दिमाग से निकल रहे हैं, कुछ डेज में अगर गवर्नमेंट 15 डेज, 15 डेज में अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है उसे मनरेगा के अंडर में जॉब, तो उसे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे बिना काम के। ये भी है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। इसके फायदा उठाना चाहिए आप सभी लोग, मतलब जो लोग हैं उनको। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी सरकार ने चला रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी चला। आवास योजना से क्या मतलब इसका, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पॉकेट की जो कुछ अमाउंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसमें मेरा जो फोकस खासकर वेजेस में है, तो वेजेस का कुछ तो पास पार्ट चला गया ना भत्ते का, तो वो जो भत्ता अगर बचेगा वो तो आगे एजुकेशन में और भी चीज़ में काम आएगा। तो इसका डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इसका लिंक है। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन शुरुआत के 2-3 जोन इसको मस्ट लिखना है, नीचे का एक्स्ट्रा में है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, है ना, यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि हम एक झलक तो आपको दिखाते हैं कि जानवरों की बढ़ती क्रूरता की रोकथाम विधेयक ये पास हुआ है। आर्टिकल 48A डीपीएसपी, डाइटरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, याद कीजिए। तो ये चीज़ें अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है। 1960 का एक एक्ट था, अधिनियम, उसको थोड़ा बदलाव करने की बात की गई है, और इसको हम यहाँ आज नहीं कल करेंगे। इसके बहुत सारे एक क्वेश्चन भी इससे हम दे के रखे हुए, ठीक है। और वैसे 3 आर्टिकल्स थे आज, कोई नहीं कल कर लेंगे। और 27 तो निकल गया ना, चलिए कोई नहीं। ये रहा एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो इसके लिए आप प्ले स्टोर जाएंगे, और प्ले स्टोर जाने के बाद में आप यहाँ सर्च करेंगे एग्जामपुर।
तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा किसका, तो एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन करेंगे, अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और इस तरीके से आप जितने भी फीचर्स जो कि एग्जामपुर एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिसेस के भी यहाँ फीचर्स हैं, फ्री प्रीवियस या सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव टेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं, फ्री पीडीएफ्स है ना यहाँ मिल जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि आप सभी लोग पूछते सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको IAS PCS बाय एग्जाम्पुल इसके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ जाइए, आपको वहाँ मिलेगा। फिर पूछेंगे आप सर वहाँ तो है नहीं, वहाँ अभी हम दिए ही नहीं तो कहाँ आपको मिलेगा, लेकिन वहीं पर हम देने वाले हैं। डेट क्या आज का 28 ना, तो और 2 दिन की बात है, 2 दिन में छोड़ दीजिए। जैसे ही ये आपका 30 होगा, 30 के शाम को आपको ये पहुंच जाएगा पूरा मंथ का, यानी आपको मंथली मैगजीन पढ़ने की नीड नहीं है, जो आप पढ़े उसी चीज़ का एक पूरा फुल PDF मिल जाएगा। करीब करीब ये आपका 250 पेज का होगा, 250 नहीं 220-30 के पेज का होगा, और बिल्कुल इतना गैप के साथ होगा जो हम बताते हैं। तो ये और ज़्यादा नहीं, 2 दिन वेट कीजिए। फ्री पीडीएफ हो गया, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज हो गया, जॉब सेलेक्ट हो गया, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो इस नंबर पे 9873111552 इसमें आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अगर कभी कॉल ना लगे या फिर कभी बिजी आए तो उस टाइम में नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो हमारी टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि सर अपने डाउट्स किसी ने भी पूछा, सर डाउट्स कैसे पूछे, तो अभी तो फिलहाल ना अभी कुछ दिनों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये क्लास में थोड़ी सी जो रिस्पॉन्स है सपोर्ट आपका मिल रहा है, इसमें भी हमने देखा कुछ दिन पहले 40+ और लाइव वॉचिंग जा रहे हैं। तो अगर इसमें चीज़ें अगर सही चलती रही तो हमें कहीं ना कहीं लाइव आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा तो हमें लाइव आना पड़ेगा। तो हम लाइव के लिए सोच रहे हैं, है ना, सोच रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, अभी हम डिसाइड नहीं किया, लेकिन सोच रहे हैं कि इसको अगर इस तरीके से अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पर इसको हम लाइव करेंगे और लाइव आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग का टेंशन नहीं होगा। और एक डाउट्स और भी देखिए जो कि हम यही बोल देना चाहते हैं, नोट्स के बारे में बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं। नोट्स के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पहले आप जो टॉपिक हम समझाते हैं उसको समझिए, समझने के बाद में वो आप वीडियोस में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो स्लाइड हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि हम उस स्लाइड में क्या बोले और क्या उसमें लिखे या जो चीज़ लिखा हुआ है उसका नोट्स बनाइए शॉर्ट में। एक टॉपिक अगर आपका 4-5 लाइन का हो रहा है, मैक्सिमम 4-5 लाइन का बहुत है, इसके ऊपर नहीं करना, क्योंकि हम डेली 3-4 टॉपिक करते हैं तो कितना करेंगे, कितना लिखेंगे। तो एक दिन में अगर आपका 1 पेज से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज हो रहा है, मैक्सिमम 1.5 पेज, तो सही है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन ज़्यादा हो रहा है 3-4 पेज, तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। यही एक सीक्रेट है नोट्स बनाने का कि शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट क्यों बोल रहे हैं ये अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कुछ दिन कुछ मंथ के बाद समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं ऐसा। आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको हम गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा, और क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक आप दे सकते हैं ऑफलाइन कमेंट में, क्लास अच्छा या बुरा जैसा भी लगा। ऑफलाइन कमेंट आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपको कमेंट में कुछ अपने फीडबैक देने हैं। कुछ लोग देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने लोग क्लास को देख रहे हैं बाद में भी देखते हैं, अपना कुछ भी एक थैंक यू भी आप लिख सकते हैं, या जो भी कमेंट हो, बुरा कमेंट हो उसको भी लिखिए। कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये चीज़ें आप उसको भी लिखिए। लेकिन आप सभी लोग कमेंट करेंगे, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।